नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWB में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास दूसरी है हिंदी की, मतलब कि सीटेट 15 दिसंबर का जो आपका एग्जाम हुआ है, उससे संबंधित जो हिंदी पेडागोजी की क्लास हम लेकर आए थे कल आपके लिए, उसी के श्रृंखला में आज दूसरा क्लास आपका होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, गांव वाले एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न पहले प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या है। हमने देखिए आपको कल भी बताया था और आज भी बताना चाहेंगे कि सीटेड का मतलब आपका हर एक प्रश्न को समझना है कि प्रश्न क्या है। क्योंकि इसमें देखिए, इस पे बिल्कुल आप लोग ध्यान मत दिया करिए कि किस वीडियो में कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, उस 10 क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से समझना है आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो अगर 10 क्वेश्चन और कहेंगे कहीं पे, अगर इसको बढ़िया से समझेंगे ना तो उसको फटाक से लगा देंगे। इसलिए हर एक बारीकियों को समझना है। सीटेट का एग्जाम मतलब समझदारी पे डिपेंड है पूरा। एकदम आपको समझदारी से, इसमें रटाना नहीं है कि हाँ कुछ भी वन लाइनर रट रट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपको समझ के चलना है। ठीक है, समझ का खेल है सब। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा आता है कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं। देखिए, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, तो ये बच्चे से संदर्भ बोल रहा है, बच्चे के संदर्भ में कि जो त्रुटियां होती हैं तो वो क्या है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। ऑप्शन पहला है कि उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। मतलब अगर भाषा सीख रहा है कोई बच्चा तो उसमें जो त्रुटियां आ रही है तो उसमें क्या पहला ऑप्शन कहता है कि उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। देखिए, जल्दी से दूर किया जाना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन दूर हो तो नहीं पाएगा जल्दी से। ठीक, अब हम दूसरा देखेंगे कि उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। ये कठोरता जो है, किसी बच्चे के लिए हम कठोरता शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं। बिल्कुल, ये भाषा सीखने में जो त्रुटियां हो रही है तो वो त्रुटियों की तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन उसका कुछ निवारण भी तो होगा। तो अब देखिए ऑप्शन चौथा ही सही होगा कि वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर हो जाती है। बिल्कुल, ये जो भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया में ही आती है। बिल्कुल, हम सीख रहे हैं तो हमसे गलतियां हो रही हैं, तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। ये चाहे छोटा बच्चा कोई चीज सीख रहा हो चाहे कोई बड़ा किसी चीज को सीख रहा है तो उसमें गलतियां होना एक स्वाभाविक उसका हिस्सा होता है। ठीक है, और वो जो समय के साथ दूर होने लगता है, बिल्कुल समय के साथ वो दूर होने लगता है। अगर बच्चा गलती नहीं करेगा, गलती करेगा फिर आगे चीजें, आज कोई काम कर रहा है उसमें गलती किया, फिर दूसरी बार करेगा तो ये जो गलती किया था उसको का दूसरी बार में सुधार करेगा। ठीक है, तो जितना प्रयास करेगा सीखने में उतनी त्रुटियां उसमें आएंगी ही, और उसके बाद आगे चलते चलते त्रुटियां कम ही होंगी। ठीक, तो हम ऑप्शन डी चौथा सही मानेंगे। डी, ठीक है, वो ऑप्शन एक, उन्हें जल्दी से दूर करना, ये होगा होगा भी नहीं और ये करना सही भी नहीं है। उन्हें कठोरता से लेना बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। और संकेत तो वो करेगा ही, लेकिन उसमें क्या चीजें हैं उस चीज को ध्यान देना है ना। तो ऑप्शन चौथा आपका सही होता है। फिर आता है अगला प्रश्न कि पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इस कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज हो सकती है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं, ये केवल अक्षर पहचान की बात करता है। अगर पढ़ रहा है, पढ़ने में कोई, पढ़ने के कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या खाली अक्षर पहचान में है, ये तो गलत हो जाएगा। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चरित करना, शुद्ध रूप से उच्चरित हो ही नहीं सकता।
देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें हर चीज़ें उसका शुद्ध रूप से ही उसका वो उच्चारण करेगा, एकदम शुद्ध-शुद्ध बोलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन सी है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, और डी है तेज गति से पढ़ना। तो तेज गति से पढ़ने का कोई वो नहीं है, लेकिन ऑप्शन तीसरा आपका देखिए सही होता है कि संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। मतलब आपको जो टॉपिक दिया हुआ है तो उसके अनुसार उसको पढ़ रहा है, उसके अर्थ को समझ रहा है। ठीक, अगर वो समझ लीजिए 4 लाइन दिया, तेज से पढ़ के क्या करेगा जो उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो क्या है, संदर्भानुसार मतलब 4 लाइन आपको कविता दे दी है, उसके अर्थ को समझेगा, क्या कहना चाह रहा है, उसके भाव को समझेगा। तो ये आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आता है कि रीमा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। देखिए क्या कह रहा है कि रीमा है एक लड़की, तो वो किसी लेसन को पढ़ रही है तो उसमें लिखा है जीवन, लेकिन वो जीवन को जिंदगी पढ़ रही है। तो वो जिंदगी जो पढ़ रही है तो यह किस बातों की ओर संकेत कर रहा है। देखिए यही मेन है कि जीवन को वो जिंदगी पढ़ रही है। ठीक, तो अब देखिए प्रश्न के ऑप्शन पे आएंगे तब बातें समझ में आएगी आपको। पहला ऑप्शन है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। देखिए अगर वो जीवन को जिंदगी पढ़ रही है तो पठन अभ्यास की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम इस ऑप्शन को गलत मानेंगे। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। नहीं भैया, इसमें अक्षर की पहचान में भ्रम का कोई सेंस नहीं है। रीमा ध्यान से नहीं पढ़ती, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब पढ़ते जा रही है, वो जीवन को जिंदगी पढ़ती, तो ऐसा नहीं है कि वो ध्यान से नहीं पढ़ रही है। देखिए ऑप्शन चौथा है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन चौथा आपका एकदम सही है। क्या कह रहा है कि ये क्या कर रही है कि जो रीमा है, रीमा पाठ को पढ़ रही है तो इसमें जीवन को जिंदगी इसने पढ़ा। तो ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, मतलब कि वो अक्षर को नहीं पहचान रही है, अक्षर पहचानने को वो इग्नोर कर रही है, उसके बजाय क्या कर रही है कि उसके अर्थ को समझ रही है। क्योंकि यदि बच्चे पाठ को पढ़ते हैं तो कई जगह शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण ज्यादा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अब एकदम से समझ गए होंगे कि जीवन को जिंदगी उसने क्यों पढ़ा, कि वो अक्षर पहचान की बजाय उसके अर्थ को समझ रही है। ठीक है, कहते हैं अरे जीवन मेरा खराब हो गया, एक तरह से एक्चुअली में ये निगेटिव है। तो हम ये भी बोल देते हैं जीवन खराब हो गया या फिर जिंदगी खराब हो गई, दोनों बात एक ही है। तो आपको अब समझ में आ गया हो। अब बात करेंगे अगला प्रश्न है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह मुख्यतः यह किसका विचार है। अगर देखिए बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये किसका विचार है, ये चॉम्स्की का विचार है। किसका, नोम चॉम्स्की का ये विचार है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका भाषा सीखने की क्षमता तभी से उसकी होती है। तो ये चॉम्स्की का विचार है। ठीक, चलिए अब देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि मैंने चाट खाई। क्या है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। मीरा नाम की लड़की है जो बोलती है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत कर रहा है, मतलब कि ये जो बोल रही है, दिख ही रहा होगा आपको, पढ़ने में समझ में आ रहा होगा कि ये गलत बोल रही है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, तो नियमों का अति सामान्यीकरण, या फिर भाषा प्रयोग में असावधानी, या भाषा की समझ ना होना, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी का ना होना। देखिए मैंने चाट खाई या मैंने हंसी फिर मैंने हंसी, इसमें क्या आपका होगा कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी का ना होना, यही आपका सही होगा। ठीक है, नियमों का अति सामान्यीकरण ऐसा कुछ नहीं है। भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ ना होना, जब चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई व्याकरणिक नियमों की जानकारी का लाभ, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लिखित कार्य की जानकारी
नहीं, जांच है, सॉरी। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीजें लिखित है या फिर क्लास में किसी क्लास में समझ लीजिए दो चार बच्चों की कॉपी है, ठीक। और हम किसी दो चार बच्चों को लेके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग चेक करो इसे, चेक करो अपने हिसाब से, चेक करो कि इसमें क्या गलती है क्या सही है, सब अपने तरीके से चेक करो। हमने बच्चे को दिया, ठीक है, दूसरे बच्चों की कॉपी दूसरे बच्चों को दिया और बोला कि आप इसको जांचो, देखो इसमें क्या चीजें हैं। तो इसमें आप देखिए कि ऑप्शन को पढ़ेंगे तो अभी आपको समझ में आने लगेगा। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, जब बच्चों की सहायता टीचर ले रहा है कि दूसरे बच्चों की कॉपी जांचने में, तो फिर ऑप्शन पढ़ेंगे अभी समझ में आ जाएगा। ऑप्शन पहला है कि बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर वो गलती उसमें रहेगी तो बच्चे उसमें गलती ढूंढेंगे। लेकिन इसको रखते हैं, अब अगला ऑप्शन पढ़ेंगे। केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, केवल बात आ गई और पठन कौशल का ही अभ्यास होगा, ये तो कोई बात नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जानेंगे वो अलग चीज है, लेकिन हमें पूरा सटीक उत्तर चाहिए। तो ऑप्शन चौथे की बात जब करेंगे कि बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित, देखिए यहाँ पे क्या आया, बच्चों को मतलब एक दो बच्चे अलग से, वो दूसरों के हस्तलिखित सामग्री, दूसरे बच्चों की कॉपी को जो पढ़ने का उनको अवसर मिलता है, या अवलोकन, अवलोकन मतलब जांचने का, समझने अवसर मिलता है, और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। इसका क्या मतलब है कि बच्चा जब दूसरे की कॉपी जांचेगा, समझेगा, तो उसमें वो क्या करेगा, उसको पहले तो दूसरा आदमी क्या लिखा है उसको समझ पढ़ने का अवसर मिलेगा, उसको समझने की उसके क्षमता का विकास होगा, उसको अवसर मिलेगा कि हर चीजें वो समझेगा बुझेगा कैसे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी कमियों और अच्छाइयों को जानेगा, ठीक है। और मतलब कि उसके अपनी भी कमियों को पूरा करने का उसे अनुभव मिलेगा इससे। जैसे वो जांचेगा तो उसमें क्या गलत लिखा है क्या सही लिखा है, तो उसमें वो अपनी कमियों को भी जानेगा कि वो भी कहीं पे गलती करता है, इन सारी चीजों का उसे लाभ मिलेगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, इसका क्या मतलब है। देखिए, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि लोकगीत गाए जा सकते हैं, ये कोई मतलब नहीं है। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ये भी बहुत एकदम गलत है। मुख्य उद्देश्य ये कोई बात नहीं है। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, या केवल लोकगीतों के माध्यम से, केवल आ गया, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा देनी है तो हम केवल लोकगीतों का प्रयोग करेंगे, ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरे की जब हम बात करते हैं, यही आपका सही होता है कि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चा संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होगा, ठीक है। और लोकगीत से भाषा की कक्षा में स्थान मिलेगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा, देखिए लोकगीत हमारे देश एवं संस्कृति का परिचायक है ना, लोकगीत हमारे देश एवं संस्कृति का परिचायक है, इसलिए जो वो लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, इसमें इसका कहने का क्या मतलब है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। अब देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, कि कक्षा क्लास में कोई काम दिया है तो उससे अच्छी युक्ति पूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, ये कोई प्रॉपर आपका उत्तर नहीं है। अब हम बात करेंगे अगले ऑप्शन की, तीसरा, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है।
जी। और चौथा आपका आता है कि इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर हम पाठ पढ़ने के बाद बच्चों से जब प्रश्न बनवाते हैं, प्रश्न करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं, इसका हम जानना चाहते हैं। नहीं, लेकिन ऑप्शन तीसरा जो आपका है, तीसरा, कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। बिल्कुल, अगर हम कोई लेसन पढ़वाते हैं, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे हम, तो बच्चा उसका आंसर देगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चे आंसर देंगे, तो टीचर यह जान जाएगा कि बच्चे ने इस लेसन को कितनी गहराई से समझा। ठीक है, इसका कहने का उद्देश्य यही है। चलिए, अगला है प्रश्न, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं। कहने का क्या मतलब है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता, मतलब कि कोई क्लास है उसमें कहानी वानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं होगा। तो देखिए, ऑप्शन आपका है कि सभी सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये भी आपका सही है। मतलब कि ऑप्शन ए ही आपका गलत होता है कि अगर हम कोई कहानी सुना रहे हैं क्लास में, टीचर कोई कहानी सुना रहा है बच्चों को, तो उसमें क्या होगा कि बच्चों में भाषा सुनने का पहले तो परिवेश मिलेगा। ठीक, उसके बाद वो जब कहानी सुनेगा तो उसके शब्द शब्द भंडार का भी तो विकास होगा, उसे शब्द भंडार मिलेगा। ठीक है, उसके विकास के अवसर प्राप्त होंगे उसको। और चौथा होता है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होगा। बिल्कुल, जिसकी जैसी जैसी जितनी जितनी क्षमता है उसके अनुसार वो उसके बारे में और सोचेगा कि ये बोल रहे हैं, इसका क्या सेंस होता है और अलग क्या अर्थ निकलेगा। वो अपने तरीके से उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। लेकिन ऑप्शन ए बोल रहा है कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तो यहाँ पे आपको उचित नहीं यही पूछा भी था, ये आपको अच्छे से इसका आंसर मिल गया होगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा एक अर्जित योग्यता है। देखिए, अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो यही ऑप्शन तीसरा आपका सही होता है कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। ठीक, अब चलिए, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इस ये जो शब्द है ना, ये वाला शब्द, इसे बहुत ज्यादा आप बारीकी से देखा करिए, और एग्जाम में तो आपको इस पे पेन मार्क तो करना है, मार्क आपको जरूर करना है। क्योंकि इसके वजह से देखिए, कोई ये सीटेट के एग्जाम की ये बात नहीं, चाहे कोई एग्जाम हो, ये जो शब्द है ना, हमारा प्रश्न या तो एक नंबर दिला देगा या तो एक नंबर काट देगा। एकदम समझ लीजिए, एकदम इस पे टीका होगा है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे कि भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। ठीक है, अब अगला है कि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बिल्कुल, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, ये भी सही है। भाषा शिक्षा में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल होता है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मेन आपका उत्तर यही सही होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि भाषा शिक्षण में भाषा को सीखते हैं, तो उसमें कौन सा कथन गलत है। तो भाषा सीखने में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। खाली शुद्धता पे ध्यान देंगे, ये तो आपका गलत होगा। और केवल लग गया है तो इससे तो और ही आपका नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, तो ये गलत होगा। ठीक, भाषा सीखने में अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे कि भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। बिल्कुल,
अगर आप भाषा कोई सीखते हैं तो आपको सारी विषय को समझने का, पढ़ने और पढ़ाने सब चीजों को सहायता मिलती है। और समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बिल्कुल, अगर आपको अच्छा परिवेश मिल रहा है भाषा सीखने के लिए तो वो आपको सीखने में बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? एक बहुसांस्कृतिक मतलब अलग अलग संस्कृति की बात कर रहा है कि पृष्ठभूमि वाली कक्षा में अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, अलग अलग भाषाओं के सीखने के बारे में उसका विचार कौन सा उचित है। तो अब बात करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन आपका होता है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित हो। बलपूर्वक किसी बच्चे पे आप फोर्स करेंगे कि तुम नहीं इस भाषा को सीखो, सीखो उसके ऊपर बल का प्रयोग करेंगे, ये तो एकदम निगेटिव बात है। अब बात करेंगे भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन अब हम आगे भी समझेंगे क्या है ऑप्शन। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। पुस्तक के निर्माण से आपका भाषा परिवेश या आपको इससे कोई भी फायदा नहीं होगा ज्यादा। अब देखिए ऑप्शन चौथा होता है कि भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों, भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियम का अधिक प्रयोग करना, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, अगर आपसे हम कहेंगे कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और प्रश्न समझ में आ रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। स्वलीन विकार में बच्चा, ये देखिए स्वलीन क्या है, स्वलीन क्या है। स्वलीन की बात अगर हम करते हैं तो स्वलीन को इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, ऑटिस्टिक, ये ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की बात करता है। ठीक है, ये क्या है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, यही पूछ रहा है ये प्रश्न कि अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। यहाँ पे बच्चे की बात है कि क्या बच्चा ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में या फिर स्वलीन विकार में क्या उसको हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव होता है या फिर अक्सर खाने से मना कर देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये भी आपका गलत होता है। अपने ही कार्यों में लीन रहता है, ये भी गलत है। अगर चौथे की बात करेंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, यही आपका सही होगा ऑप्शन चौथा। ये जो स्वलीन विकार है ये बच्चा अपने में ही लीन, समझ लीजिए आप इस चीज को ऐसे ले सकते हैं कि स्वलीन मतलब वो अपने में लीन। ठीक, उसे सामाजिक अंतःक्रिया मतलब बाहरी चीजों से अन्न क्रिया करने में और संप्रेषण बातचीत हर चीज करने में उसे बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। आप स्वलीन को ये बोल सकते हैं कि वो अपने में ही लीन है, उसे बाहरी चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप इसे कनेक्ट कर के ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होता है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। ये भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम ये क्या चीज है, इसे अब हम समझेंगे। कि मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, नहीं भैया ये तो आपका गलत होगा। बोलना कौशल पर, ये बोल नहीं ये बल होगा, बल जहां पे आ गया वो गलत हो जाएगा। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, बल देता है तो गलत होता है, लेकिन ये बल जरूरी नहीं है कि हर जगह निगेटिव ही हो। अगर अब यहाँ पे ऑप्शन तीसरा हम देखें कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। यहाँ पे देखिए संदर्भ में भाषा, कोई टॉपिक है कोई चीजें हैं उसे भाषा प्रयोग की कुशलता के उसकी स्किल्स को और तेज करने में उसे सपोर्ट करेगा। तो ये आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। ठीक है, चलेंगे अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना
देखिए इसमें क्या है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देता है। इसका क्या मतलब है कि भाषा शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हमें अपने मदर टंग मतलब की मातृभाषा को बीच में रखने की जरूरत नहीं है, हम दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। तो ये आपका अनुवाद विधि, अगर हम अनुवाद कर रहे हैं तो पक्का हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, इसमें तो किसी एक भाषा, कोई एक भाषा है उसको दूसरी भाषा में हम अनुवाद करने में इतना ज्यादा किसी भी चीज को मध्यस्थता नहीं रखनी है। द्विभाषिक विधि मतलब दो भाषाओं को विधि, ये भी आपका नहीं है। व्याकरण एवं अनुवाद विधि, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रत्यक्ष विधि, बिल्कुल प्रत्यक्ष विधि ही होगा कि किसी भी भाषा को हम कैसे सीख लेते हैं। अगर हम समझ लीजिए कि हमारा सपोज हम भोजपुरी बोलते हैं, या फिर हमारी समझ लीजिए हिंदी हमारी भाषा है और हमारा कोई दोस्त आता है उसकी मराठी भाषा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस एकदम उसके हम व्याकरण को समझेंगे, उसे अनुवाद कर करके समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो हमारे साथ रहता है, मतलब रहता है काफी समय तक और वो बोलता है, तो उस जरूरी नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को बीच में रखें या कुछ। उसको देख, उसको सुन के ही हमें वो प्रत्यक्ष विधि मतलब सामने से ऐसे ही हमको वो आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी क्लास होती है आपकी यहीं पे समाप्त, और हमने आपको कह दिया है कि क्लास को लाइक जरूर करिएगा अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा सब। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को एकदम मजबूती से करिए। ठीक है, शुक्रिया।